हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जितना प्यार आपने मेरी लास्ट वीडियो को दिया, उससे पहले वाली वीडियो को दिया। यानी कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा मुझे आप लोगों से। तो चलिए, अब इतना सारा प्यार पाने के बाद, इतना सपोर्ट के बाद में, तो डेफिनेटली यार मैं अब पीछे नहीं हटूँगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर वो कंटेंट प्रोवाइड करवाऊँ, हर वो इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवाऊँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और हमारे जो रनिंग चैप्टर को है उसको फिनिश करते हैं अपन। देखो, हमने सारे डिसीजंस के बारे में पढ़ा था। हमने फाइनेंसिंग डिसीजन पढ़े, हमने इन्वेस्टिंग डिसीजंस पढ़े, हमने डिविडेंड्स के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास जो रहेगी हमारी फिक्स कैपिटल को लेकर के, फिक्स कैपिटल में फिर वही लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आ जाएंगे। फिर देखेंगे अपन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तरफ, जो फैक्टर्स इनको इफेक्ट करते हैं उनकी तरफ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। और हाँ, इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा। फिक्स्ड कैपिटल, या फिर जिसको अपन ने कहा था कैपिटल बस्टिंग को लेकर के। अब देखो, फिक्स कैपिटल की बात की जाए तो सीधी सी बात है कि यानी कि ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस विच आर लोकेटेड, यानी ऐसे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो क्या कर सके, हमारी कैपिटल को इंक्रीज कर सके, जो अपन लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो इनको अपन सिंपल सी बात कहें, इनको अपन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी कह सकते हैं, इनको अपन कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस भी कह सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इनको अपन किस नाम से जाना जा सकता है, कैपिटल इन्वेस्टिंग डिसीजंस या कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस। अब बात यहां पर साफ नजर आ रहा है कि कैपिटल बस्टिंग की बात हो रही है, और कैपिटल बस्टिंग की बात आ रही है तो ऑल काइंड ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला तो आई थिंक सभी को पता ही होगा, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हम। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये हमारी वर्किंग कैपिटल रहती है। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है फिक्स कैपिटल को लेकर के, यानी फिक्स कैपिटल की बात करी जाए तो ये सिंपल सी बात है, ये किसको इफेक्ट करेगी, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस। क्योंकि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, लैंड एंड बिल्डिंग, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, यानी कि कौन से एसेट्स रहेंगे हमारे जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूटिलाइज करने वाले हैं, जो लंबे समय तक हमें काम में आने वाले हैं, जो काफ़ी टाइम तक हमें फ़ायदा देने वाले हैं। अगर कहा जाए तो इट रेफर्स टू द अलोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, या फिर अपन ये भी लिख सकते हैं फिक्स कैपिटल को लेकर के, इट रेफर्स टू द allocation of long term assets, यानी कि सिंपल से भाषा में अगर कहा जाए तो इट रेफर्स टू द लोकेशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, वो एसेट्स जिनको हमें लंबे टाइम तक काम में लेना है, या जिनसे हमें प्रॉफिट हो सके लंबे टाइम तक, या फिर जिनके बारे में कहा जाए कि जो हमें हमारे प्रोडक्शन लेवल में काम आने वाले हैं। प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। तो ये तो रहता है हमारा फिक्स कैपिटल। आइए देखते हैं क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं जो फिक्स कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तब तक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आइए देखते हैं क्या क्या चीजें रहती है जो हमारे फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करती है, यानी क्या क्या फैक्टर्स है जो रिक्वायरमेंट को इफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल की, कि क्यों जरूरत पड़ती है हमें फिक्स कैपिटल की या लॉन्ग टर्म कैपिटल की। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो माफ़ी चाहूँगा, और आप थोड़ा सा पीछे जा करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। factors affecting the requirement of
फिक्स्ड कैपिटल। यानी कौन कौन से फैक्टर हैं जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस चीज़ में रिक्वायरमेंट के लिए, कौन सी फिक्स कैपिटल को लेकर के। तो सबसे पहली बात आती है हमारी नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस। अब देखिए सीधी सी बात है, अगर बिजनेस बड़ा होगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, अगर बिजनेस छोटा होगा तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इतनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस अपने हमारे प्लांट्स एंड इक्विपमेंट्स बड़े, हम प्रोडक्शन सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखा रहे हैं या प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सक्यूज मी गाइस, चलिए माफ़ी चाहूँगा। नेचर ऑफ बिजनेस यानी बात कर रहे थे, अगर बिजनेस बड़ा होगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, फिक्स कैपिटल भी रिक्वायरमेंट की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अपन अगर ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमारे इक्विपमेंट्स भी बड़े रहेंगे, हमारे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है वो भी बड़े होंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा आता है स्केल ऑफ ऑपरेशंस। स्केल ऑफ ऑपरेशंस की बात की जाए तो देखो सिंपल सी बातों में एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है, एक सिंपल सी बात में से कि स्केल ऑफ ऑपरेशंस यानी कि दो तरीके के ऑपरेशंस की बात की जा सकती है, लार्ज और स्मॉल। अगर हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में लार्ज ऑपरेशंस यानी कि मैक्सिमम प्रोडक्शन की बात आती है या आई एम सॉरी फॉर दैट, हायर प्रोडक्शन की या हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात आती है कि अपन ज़्यादा से ज़्यादा अपनी प्रोडक्टिविटी को यूटिलाइज करें, तो ऑब्वियसली हमें उसके लिए क्या चाहिएगी, एक फिक्स कैपिटल की भी तादाद की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई हम जितना हो सके प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, तो ऑब्वियसली हमें क्या चाहिए, हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट्स हमें ज़्यादा चाहिए, रॉ मटेरियल्स हमें ज़्यादा चाहिएगा। अगर बात ऑपरेशन स्मॉल की आती है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं आती है। नेक्स्ट बात आती है टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, सीधी सी बात है कि अगर हमारा जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है अगर वो ट्रेडिशनल है तो हमें ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की नीड नहीं रहेगी, क्योंकि हम ट्रेडिशनल प्रोसीजर से प्रोडक्शन कर रहे हैं। और अगर अपन एट प्रेजेंट या मॉडर्निटी के हिसाब से चलें या सॉरी गाइस, आई एम सफरिंग विद कंप्लीटली एग्जॉशन, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बट फिर भी आई एम ट्राइंग my best to provide the best content, so please keep supporting। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन की बात कर रहा था कि यानी कि जितने भी अपन प्रोडक्शन की बात करें, अगर ट्रेडिशनल अपन रिचुअल्स या ट्रेडिशनल तौर तरीके अपना रहे हैं, पुराने तौर तरीके अपना रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है हमें नए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मॉडर्नाइजेशन की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, तो अगर आप ज़माने के साथ ताल से ताल मिलाकर चलना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको नई टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी नई टेक्निक्स आएगी तो ऑब्वियसली फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ जाएगा, हमारा खर्चा बढ़ेगा, हमें नई टेक्निक्स के साथ साथ में हमारा खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारा टॉपिक आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स की बात करें तो हमारे एम क्या है। अगर हम चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हमारे टारगेट्स को अचीव करना है, यानी हम थोड़े समय के बाद में और अपग्रेडेशन चाहते हैं, फिर थोड़ा और डेवलप करना चाहते हैं, फिर थोड़ा और डेवलप करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उसके लिए भी हमारे पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स कैपिटल होना चाहिए जो हमें लॉन्ग टाइम प्रोडक्टिविटी दे सके, लॉन्ग टाइम तक हमारे टारगेट्स को अचीव करने में हमारी हेल्प कर सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या रहती है, फैक्टर इफेक्ट करते हैं किसमें, फिक्स कैपिटल को लेकर के। नंबर फिर नेक्स्ट देखिए हम नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज या डाइवर्सिफिकेशन। अब डाइवर्सिफिकेशन की बात यानी कि आप इसमें क्या कर रहे हैं कि अभी तक आप मान लीजिए कि आप एक नॉर्मल से प्रोडक्ट में या फिर एक ही ब्रांड में आप डील कर रहे थे, लेकिन अब आप चाहते हैं कि आप अपने स्टोर पर डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटीज प्रोवाइड करवाएं। अगर आप चाहते हैं कि भाई आपके एक स्टोर के अंदर या आपकी एक ही स्टोर की छत के नीचे आपको काफ़ी सारे आप प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स आप अवेलेबल करवाना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट भी चाहिएगा, उतना पैसा भी खर्च करना पड़ेगा। और जब बात पैसे खर्च करने की आती है तो जब अगर आपको डाइवर्सिटी देनी है तो आपको क्या चाहिए, मैक्सिमम कैपिटल चाहिए, आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स या नंबर ऑफ वेराइटीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पर,
नंबर ऑफ वेराइटीज इन प्रोडक्ट्स। जितनी ज़्यादा आप वेराइटीज़ अवेलेबल करवाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। नेक्स्ट अगर देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं, ये देखिएगा अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस। अगर आपके पास सही मात्रा में या सफिशिएंट क्वांटिटी में आपके पास पैसा है तो ऑब्वियस ही बात है आप क्या सोचोगे, आप ग्रो करने की तरफ सोचोगे। आप चाहोगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करें, आप अपने बिजनेस को अपग्रेड करें। आप अभी तक एक सिंगल फ्लोर पे काम कर रहे थे, अब आपने 2 फ्लोर्स और अटैच करने हैं, आपने अपने काम को थोड़ा और अपग्रेड करना है। अभी तक आप तहसील हेडक्वार्टर लेवल तक काम कर रहे थे और अब आप चाहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे, स्टेट या नेशनल लेवल पे काम करें। तो ऑब्वियसली जितना ज़्यादा आपकी अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस होगी और आप देख रहे हैं आपके पास पैसा है तो ऑब्वियसली आप ग्रो कर पाएंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, क्योंकि एक चीज़ देखिएगा, इसमें एक चीज़ भी मैटर करती है कि क्रेडिट भी इसमें कहीं ना कहीं एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इमेजिन करिएगा कैसे, जब एक तो होता है क्रेडिट अलाउड और एक होता है क्रेडिट अवेलेबिलिटी। आप कहीं से माल खरीद रहे हैं और सामने वाला आपको जो रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड करवा रहा है क्रेडिट फैसिलिटीज़ पे, तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको पैसा एक थोड़े समय के बाद देना होता है। लेकिन अगर आप कंप्लीटली कैश इन ट्रांजिट कर रहे हैं तो सामने वाला भी क्या कहेगा कि सर मैं आपको जो गुड्स प्रोवाइड करा रहा हूँ ऑब्वियसली मेरे को किसकी रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट है। अगर आप कैश में ट्रांजिट करेंगे तो आपको कैपिटल चाहिए। हाँ, वो अलग बात है, वर्किंग कैपिटल का हिस्सा है, लेकिन उस सारी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक फिक्स कैपिटल फंड होना चाहिए, काफ़ी अमाउंट में या क्वांटिटी में आपके पास पैसा होना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की, या अगर आप देखें कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का सिचुएशन पैदा हो रहा है तो भी आपको पैसे की ज़्यादा जरूरत पड़ सकती है, तो ऑब्वियसली ये भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर अपन देखें तो आता है हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, या जिसको अपन कहते हैं जॉइंट वेंचर। चलिए मैं इस यही लिख देता हूं, लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, या जिसको अपन कहते हैं जॉइंट वेंचर। देखिए, मान लीजिए कि मैं अभी तक एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता था और मैंने ये देखा कि यार इस बिजनेस को स्टार्ट करने के पीछे पीछे कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। तो एक तरफ तो मैं अकेला उस 1 करोड़ रुपए को लगा रहा हूँ, और दूसरी तरफ अगर बात है कि मेरे 4 दोस्तों ने मुझे कहा कि यार हम भी क्यों ना तेरे साथ इसी पार्टनरशिप में अटैच हो जाते हैं, हम भी कुछ पैसा इनिशिएट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो अगर जब पार्टनर्स मिलते हैं, जब कुछ और पार्टनर्स या कुछ और मेंबर्स अटैच हो जाते हैं तो ऑब्वियसली हमारी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो अगर कोलैबोरेशन ज़्यादा होगा तो हमें फाइनेंस की ज़रूरत कम पड़ेगी। अगर कोलैबोरेशन नहीं करेंगे आप तो ऑब्वियसली आपको अकेले को सारा पैसा मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो सारे फैक्टर थे हमारे किस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल की, क्या क्या जरूरत पड़ती है और क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट को। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, तब तक आगे बढ़ते हैं और तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। अब लीजिए स्क्रीनशॉट, तब तक मैं यूँ आया। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा हमारा वर्किंग कैपिटल को लेकर के। तो चलिए करते हैं शुरू और आज की इस क्लास को अंजाम तक पहुंचाते हैं। वर्किंग कैपिटल साहब सभी को पता है, जो भी स्टूडेंट 11 से लेकर के पढ़ता आ रहा है उसको इतना तो पता है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। यानी कि एट प्रेजेंट हमारे पास जो एसेट्स हैं अगर उनमें से अपन करंट लायबिलिटीज़ के अमाउंट को या वैल्यू को घटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है। कैश हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया। यानी कि एक सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो इट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज। इट रेफर्स टू द excess of
करंट एसेट्स को मैं CA लिख रहा हूँ, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, यानी कि करंट लायबिलिटी से जितनी ज़्यादा हमारी एक्सेस में करंट एसेट्स रहेगी उसको किस नाम से जाना जाएगा, करंट वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। और सिंपल एक और बुक की अगर डेफिनेशन की बात करें तो देखिएगा, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। चलिए वो भी लिख ही देता हूं मैं, कैपिटल रिक्वायर्ड for smooth day to day operations, यानी कि डे टू डे ऑपरेशंस की बात क्या आ गई, जो हमारे रोजमर्रा के खर्चे हैं, जो हमारे रेगुलर एक्सपेंडिचर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए जो हमें पैसा चाहिए उसको किस नाम से जाना जाएगा, ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस is called working capital। ध्यान रखिएगा, इस चैप्टर से भी आपका एक काफी इंपॉर्टेंट केस स्टडी रहता है, तो मैं आपको पहले भी करवा के आ चुका था, और जिसने नहीं देखा वो हमारी लास्ट क्लास को जाकर देखिएगा। प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट जरूर है कि जब भी आप क्लास देख रहे हैं तो अगर आपको बेनिफिशियरीज क्लासेस प्रूव हो रही है तो डेफिनेटली आप एक लाइक जरूर प्रेस करें, ठीक है। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, यानी कि वो खर्चे जो डेली के खर्चों को या वो पैसा जिसकी हमें जरूरत है हमारे डे टू डे रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, उसको किस नाम से जाना जाएगा, वर्किंग कैपिटल के नाम से जाना जाएगा। वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो दो तरीके की वर्किंग कैपिटल होती है हमारी, मैं चलिए इसको तो यहां लिख देता हूं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। एक तो होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, और दूसरा होता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल। तो आई थिंक ये टॉपिक तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने वाला है नहीं, या दिमाग लगाने जैसा कुछ भी नहीं होगा, और ये तो आई थिंक आप पहले से जानते भी होंगे। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की तरफ, और शुरुआत करते हैं कि क्या रहता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में और क्या रहता है हमारा नेट वर्किंग कैपिटल में। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं ग्रॉस कैपिटल को लेकर के, बाकी सारी चीज़ें मैं रफ कर देता हूं यहाँ पर एक बार। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात की जाए तो एक चीज सिंपल सी डेफिनेशन सोचेगा या सुनिएगा ध्यान से, दिस रेफर्स टू द this refers to all investment in current assets of a firm, कि एक फर्म में जितने पैसे करंट एसेट्स में लगते हैं उन सारे पैसे को किस नाम से जाना जाता है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माना जाता है। और सीधी सी बात है, अगर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में अगर अपन अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज घटा दे तो हमारी क्या निकल कर आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल निकल कर आ जाएगी। ठीक है, वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम नेट वर्किंग कैपिटल भी है, बट आपको दोनों ही चीजें लिखनी है। वर्किंग कैपिटल के बारे में लिख के आपको दोनों क्राइटेरियाज बना देने हैं, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, और फिर आपको दिखा देना है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से अगर अपन करंट लायबिलिटीज घटाते हैं तो हमारे पास क्या बच जाएगा, नेट वर्किंग कैपिटल बच जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। चलिए एक फॉर्मूला बेसिस ही बना देता हूं, मैं लिख देता हूं यहां पर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल माइनस करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से अगर अमाउंट ऑफ करंट लायबिलिटीज घटा दी जाए तो हमारी क्या आ जाएगी, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। तो चलिए फटाक से इन दोनों को नोट करिएगा, फिर बढ़ते हैं हमारे फैक्टर्स की तरफ कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को और उनकी रिक्वायरमेंट को। फिर इस चैप्टर को करते हैं पूरा फिनिश। लीजिए स्क्रीनशॉट।
आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखो सेम एज फैक्टर से हैं जो अभी अपन ने फिक्स कैपिटल को लेकर के किया था। तो मैं फिर एक बार फिर से हेडिंग डाल ही देता हूं यहां पर, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। क्या क्या फैक्टर रहते हैं? पहला फैक्टर रहेगा हमारा स्केल ऑफ द बिजनेस। वही बात, बिजनेस स्केल, लार्ज एंड स्मॉल। अगर बिजनेस बड़ा है तो डे टू डे ऑपरेशंस भी बड़े होंगे। तो अगर लार्ज रहता है बिजनेस तो रिक्वायरमेंट मैक्सिमम रहेगी। नॉट सो मच। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं आएगी। ठीक है, तो बिजनेस स्केल क्या रहता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ में, रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस बड़ा होगा तभी हमें किसकी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी हमारे वर्किंग कैपिटल की मैक्सिमम अवेलेबिलिटी की। नेक्स्ट अगर देखें तो नेचर ऑफ बिजनेस भी इसी का हिस्सा है, पर मैं नोट कर ही देता हूँ यहाँ पर। सेम एज से पॉइंट है जो फिक्स कैपिटल में थे, नेचर ऑफ बिजनेस। तो ज़्यादा कुछ समझाने लायक है नहीं इसमें। थर्ड पॉइंट की बात करें अगर अपन लिखे तो कि भाई बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन कैसा है। बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन की बात करें, देखो काफ़ी बार क्या होता है, हमें गुड्स को या इन्वेंट्रीज का नाम ज़्यादा बेटर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि जब भी अपन लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स की तरफ देखते हैं ना तो हमें स्टॉक्स को प्रिपेयर करके रखना पड़ता है। क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई गर्मियाँ आ गई फिर अपन रेफ्रिजरेटर बनाना शुरू करें, विंटर्स आ गए फिर हम जैकेट्स बनाना शुरू करें। ऑब्वियसली हमें पता होता है कि भाई आने वाले 2 या 3 महीने बाद गर्मियाँ शुरू हो रही है, यानी समर शुरू हो रहे हैं, स्टार्ट हो रहे हैं। तो उससे पहले क्या बना दिए जाते हैं, एसीज, रेफ्रिजरेटर्स, कूलर्स, ये फैंस, ये सारे मैन्युफैक्चर करने स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि आने वाले टाइम में 2 से 3 महीनों में इनकी सेल और इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ेगी। अगर ऐसा फ्लक्चुएशन आपकी बिजनेस में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो अभी आप बना रहे हो 2 से 3 महीने बाद बिकेगा, लेकिन फिलहाल आपको रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के लिए या इन सारी चीज़ों के लिए आपको पैसे तो चाहिए, और इन सारे पैसों के लिए आपको किसी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट बात करें तो सीजनल फैक्टर, जिसकी अभी बारे में बता के आया हूँ मैं। सीजनल फैक्टर्स यानी सीजन भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे जैसे सीजन के बारे में अभी मैंने बताया कि आने वाले टाइम में जो भी सीजन आती है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग करके गुड्स को या स्टॉक को पहले से प्रिपेयर किया जाता है या रेडी टू सेल किया जाता है, ताकि हम उन चीज़ों को आगे वापस रीसेल कर सके। तो इसी चीज़ के लिए भी हमारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमारी ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट बात आती है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड, अगर आप लोगों को उधार दे रहे हो, आप चाहते हो, देखो इसके पीछे भी 2 ऑप्शंस आ जाते हैं। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आप छोटी मोटी चीज़ों के लिए आप लोगों को उधार दे सकते हो, फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन आप एक और कैश में ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो तो भी आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप सामान बेचेंगे, आपके पास पैसा आ जाएगा, फिर आप उससे नया सामान खरीदेंगे, फिर उसको बेचेंगे, फिर आपके पास पैसा आएगा, फिर आप उससे नया सामान खरीद लेंगे। लेकिन बात आती है क्रेडिट अलाउड की। आपकी फर्म बड़ी है, आपके नॉन बड़े हैं, आपके नॉन्स काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है, ह्यूज अमाउंट में है, तो ऑब्वियसली आप उनको मना भी नहीं कर सकते। और जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते हो, क्रेडिट अलाउ करते हो, तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता कि वो पैसा कब आएगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, लेकिन उसकी वजह से आपका स्टॉक तो खत्म हो गया। और उसी स्टॉक को रिकवर करने के लिए, कवर करने के लिए आपको वो स्टॉक बनाना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा। तो उस चीज़ के लिए भी आपको किसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है, क्रेडिट अलाउड की। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट मैं अभी 10 मिनट पहले बता के गया था, क्रेडिट अवेल। जिससे भी आप गुड्स परचेज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल परचेज कर रहे हैं, अगर आपको क्रेडिट दे रहा है, अगर वो कह रहा है ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, सेल होने के बाद में आप पैसे दे दीजिएगा, जब सीजन पूरी हो जाए तब आप पेमेंट कर दीजिएगा, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वर्किंग कैपिटल चाहिए ही नहीं,
फिर तो हम पूरे सीजन में सेल करते रहेंगे और जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा तो जिससे भी हमारे सप्लायर थे, जिससे भी हमने सामान खरीदा था, उसको अपन पेमेंट कर देंगे। लेकिन अगर क्रेडिट अवेल नहीं है तो ओब्वियसली जहां से माल खरीदोगे उसको पेमेंट करना पड़ेगा। वो पैसा कहाँ से लाओगे? उसको तो अभी पेमेंट कर दिया, सीजन तो 3-4 महीने और भी पड़े हैं, कब तक सामान बिकेगा, कब तक पैसा आएगा, तब तक के लिए डे टू डे एक्सपेंडिचर्स कैसे फुलफिल करोगे? तो पैसा कहाँ से लाओगे? तो उसके लिए क्या चाहिए कि हमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो हमारा ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, चलिए मैं यही बना लेता हूँ, एक पॉइंट तो लिख ही देता हूँ, आई थिंक फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी यानी कि अगर आप एफिशिएंट हैं अपने ऑपरेशंस में, मैनेज करने में अच्छे तरीके से, पैसे के यानी आपका जो फंड है उसको अच्छे से एग्जीक्यूट करने में, तो ऑब्वियसली आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन ह्यूज लेवल पे है यानी कि ह्यूज अमाउंट में या ह्यूज एग्जीक्यूशंस में, तो आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए साहब, सीधी सी बात है। बिजनेस छोटा है पैसा नहीं चाहिए, लेकिन बिजनेस बड़ा है तो डे टू डे खर्चे भी होंगे, सैलरीज भी आएगी, वेजेस भी आएगी। जनाब पैसा कहाँ से दोगे? पैसा देने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्किंग कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर देखें तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चलिए मैं इस पॉइंट को यहां तक काम में ले ही लेता हूं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर मार्केट में इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, आप कूलर बना रहे हो, आप फैंस बना रहे हो, आप एसी बना रहे हो, रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, अगर आपको रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? आपने स्मॉल क्वांटिटी में रॉ मटेरियल उठाया, उनको असेंबल किया या उनको यूटिलाइज किया, प्रोडक्ट तैयार किया और बेच दिया, पैसे आ गए, फिर रॉ मटेरियल खरीदा, फिर तैयार किया, फिर असेंबल किया, फिर रेडी टू यूज़, रेडी टू सेल बनाया, फिर बेच दिया, फिर पैसे कलेक्ट कर लिए। लेकिन जब रॉ मटेरियल ही नहीं है मार्केट में तो क्या करोगे? जब रॉ मटेरियल नहीं है तो ऑब्वियसली स्टॉक करके रखना पड़ेगा, और अगर स्टॉक करके रखना पड़ेगा तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पैसा चाहिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेवल ऑफ कंपटीशन। If we talk about the level of competition, just imagine we are having many competitors at our market and they are selling the same products as we are selling at our firm, at our organization. So and obviously if we are getting lag behind, or if we are missing some products, or if we are getting lag behind some products, then definitely the customer will approach to the next shop. Imagine करिएगा 3 शॉप है, 3 चलिए हिंदी में आ जाता हूँ थोड़ा, 3 शॉप है, ए बी और सी, तीनों ही इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं। इसमें से एक शॉप जो है वो मेरी है, मैं सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवा रहा हूँ इलेक्ट्रिक आइटम को लेकर के, इक्विपमेंट्स को लेकर के। इमेजिन करिएगा गर्मियों की सीज़न आई, मेरे पास रेफ्रिजरेटर नहीं है, मेरे पास कूलर नहीं है, मेरे पास फैंस नहीं है, मेरे पास एसी नहीं है, तो अब आप ये कहोगे सर तो फिर बचा क्या? मेरे पास ताला है। ठीक है, तो मैं वापस आ जाता हूँ। जो कहना चाहता था वो सुनेगा ध्यान से कि भाई जो अगर मेरे पास गुड्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो ऑब्वियसली कस्टमर बी के पास जाएगा या सी के पास जाएगा, और ऑब्वियसली इससे मेरी क्रेडिट को, मेरी गुडविल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो ऑब्वियसली कंपटीशन जिस मार्केट में होता है वहाँ पर आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर आपके मार्केट में कंपटीशन नहीं है, आपके बराबरी का कोई नहीं खड़ा, तो फिर तो आपको वर्किंग कैपिटल की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इन्फ्लेशन, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपन, महंगाई। अगर महंगाई बढ़ रही है तो वर्किंग कैपिटल चाहिएगा साहब, डेली के एक्सपेंडिचर्स भी चाहिएंगे, सैलरी भी पे करनी है, वेजेस भी पे करने हैं। तो ये टॉपिक तो कुछ ज़्यादा समझाने वाला है ही नहीं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, इसके बारे में भी मैं पहले ही बता कर आ चुका हूँ। अगर आप चाहते हैं ग्रो करना, अपने बिजनेस को अपग्रेड करना, डेवलप करना, इम्प्रूवमेंट करना, बिजनेस को थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली अगर आपने वो पैसा फिक्स कैपिटल में लगाया तो आपको कुछ अमाउंट तो चाहिएगा जो वर्किंग कैपिटल के लिए रखें साहब। अगर मैं आज ही वो खर्चे ना रखूं, मैं ये सोचूं कि ठीक है मैं फ्यूचर के लिए बिल्डिंग तैयार कर रहा हूं, बट आज मेरे पास अगर मार्कर की इंक खरीदने के पास लिए भी पैसे नहीं है, देन हाउ विल आई मैनेज?
अगर मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को पे करने के लिए भी पैसे नहीं है तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ग्रोथ प्रोस्पेक्टस में आ जाती है, प्रोस्पेक्ट्स में आ जाती है। तो चलिए ये टॉपिक, ये चैप्टर हमारा पूरा होता है, आज की क्लास हमारी पूरी होती है। आई होप जितना प्यार आपने पिछली वीडियो को दिया उतना ही प्यार आप इस वीडियो को भी देंगे। सो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग एट द प्रेजेंट टाइम। आई नीड योर मैक्सिमम सपोर्ट एंड डेफिनेटली आई प्रॉमिस यू टू प्रोवाइड ऑल द कंटेंट्स रिलेटेड टू योर टर्म टू एग्जाम। सो तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एंड सैल्यूट टू यू गाइज। थैंक्स अ लॉट टू यू फॉर योर लव, फॉर योर केयर, फॉर योर सपोर्ट। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. Stay healthy, stay happy and keep concentrating on your studies. Thank you.